नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर हूँ। पिछले 19 साल से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ और उस टॉपिक का नाम है MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। और जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आ जाएगा ये होता क्या है, कब इसकी शुरुआत हुई थी, क्यों ये इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे इसकी इफेक्टिवनेस को मॉनिटर कर सकते हैं, किस तरह के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और क्या इंडस्ट्री के चैलेंजेस हैं। अगर हम बात करें इसको समझने के लिए तो एक बहुत ही पॉपुलर किताब थी गुड टू ग्रेट, जिम कॉलिंस की। उस बुक में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया था एक बस के बारे में कि एक बस में आप बहुत ही टैलेंटेड लोगों को बिठा दीजिए और फिर वो शायद आपको वहाँ लेके जाएंगे जहाँ वो ले जा सकते हैं। ये पहली ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन ये है कि बस में बैठाने से पहले हम ये डिसाइड कर लें कि हमें क्या करना है, कब तक करना है, कैसे करना है, और फिर उसको अचीव करने के लिए अब हम सही लोगों को ढूंढें, अब उन लोगों को बस में बैठाएं। जो पहली ऑप्शन था उसमें बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन चूंकि हमें क्लियर नहीं है हमें कहाँ पहुँचना है, तो हो सकता है बस वहीं कहीं घूमती रह जाए। लेकिन जो दूसरा एग्जाम्पल था जहाँ पे हमने पहले डिसाइड किया था हमें क्या अचीव करना और फिर हमने लोगों को उसी हिसाब से आइडेंटिफाई किया, अब वो लोग सर्टेनली उस बस को वहाँ लेके जाएंगे जहाँ पर भी उसे लेके जाना है। कुछ कुछ इसी तरह से MBO भी है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। इसके बारे में सबसे पहली बात मिस्टर पीटर ड्रकर ने की थी 1954 में, 1954 में, जहाँ पे उनकी एक किताब आई थी द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। वहाँ पर सबसे पहले उन्होंने इसके बारे में बात की थी और उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमें ये देखना है कि ओवरऑल टॉप मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, वो क्या अचीव करना चाहता है, और जो भी वो अचीव करना चाहता है उसके बेसिस पे डाउन द लेवल जितने भी हमारे प्रोसेसेस हैं, फंक्शन हैं और लोग हैं, उन सब के हमें कुछ टारगेट सेट करने हैं जो उसको अचीव करने के लिए हों। और जब हम उसको करेंगे और उसको अफेक्टिवली इंप्लीमेंट करेंगे तो जो भी हम रिजल्ट चाहेंगे वो मिल जाएगा। देखा जाए तो बहुत सारे और भी इस तरह के टूल हैं जो हॉशिंग कंट्री की बात करते हैं या बैलेंस स्कोर कार्ड की बात करते हैं, या आपने MPCP मैनेजिंग पॉइंट चेकिंग पॉइंट के बारे में सुना होगा। वो सब प्राइमरीली इन्हीं सब बातों के बारे में बात करते हैं, थोड़ा बहुत फाइनल डिफरेंस हो सकता है। और इसको अगर मैं एग्जांपल से बताना चाहूँ कि मान लीजिए एक कंपनी है और उसने सोचा है कि आने वाले 5 साल में उसकी अपनी सेल को डबल करना है। अब ये सोचने से काम तो नहीं होगा, उसके लिए फिर ये देखना पड़ेगा कि मार्केटिंग को क्या करना है, किस तरह से नए कस्टमर्स को ढूंढना है, सेल को कैसे उस नए बिजनेस को कन्वर्ट करना है, प्रोडक्शन वाले को ये देखना है कि उसके पास कैपेसिटी है या उसको नई मशीन्स लेनी है, मेंटेनेंस वाले को ये देखना है कि उसकी मशीनें हमेशा चलती रहें या किस तरीके से मशीन की ओवरऑलिंग की जाए जिससे कि वो जो आउटपुट चाहिए वो मिल सके। HR वाले को ये देखना है कि उस डबल सेल को करने के लिए उसको अपने यहाँ क्या करना है, मे बी मैन पावर को ऐड करना है, नए लोगों को नौकरी पर रखना है, ये जो एग्जिस्टिंग मैन पावर उनको ट्रेनिंग देनी है, उनकी कॉम्पिटेंस को एनहांस करना है, और इसी तरह से परचेज के प्रोसेस में और स्टोर के प्रोसेस में सभी को अपना अपना कुछ काम करना है जिससे कि वो ओवरऑल टारगेट अचीव हो सके। अब एक सेकंड पॉइंट आता है इसके बाद कि क्यों इंपॉर्टेंट है इस तरह का सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम बात करते हैं MBO की तो ये टॉप डाउन अप्रोच है, यानी कि सबसे ऊपर जो हम कुछ डिसाइड करते हैं और फिर उसके बेसिस पे हम नीचे जाते हैं और ये देखते हैं कि किस तरीके से उसको अचीव किया जाए। और जब भी हम कोई टारगेट सेट करते हैं तो उसका एक टाइम फ्रेम भी होता है। ऐसा नहीं होता कि हम ये सोच लें कि हमें अपनी सेल को तो इंक्रीज़ करना है बट ये टाइम फ्रेम डिसाइड नहीं किया कि कितने साल में करना है। और किसी ने बहुत ही अच्छी बात की है, उनका ये कहना है कि जब भी हम बात करते हैं किसी गोल की, अगर उसके अंदर कोई डेडलाइन नहीं है तो वो एक सिर्फ एक सपना है और वो कब अचीव होगा, कैसे अचीव होगा, इसके बारे में किसी को नहीं पता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें तो उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है, लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, तभी अचीव हो सकता है। अब एक अगला पॉइंट आता है कैसे किया जाए कि मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। तो जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक टॉप डाउन अप्रोच है और ये कोलैबोरेशन है लोगों का। जब तक सारी टीम मिल के काम नहीं करेगी वो रिजल्ट नहीं आएगा। किसी ने बहुत ही अच्छी बात की है कि एक बच्चे को पालने के लिए पूरे का पूरा गांव लगता है तब वो बच्चा पल पाता है। तो कुछ कुछ ऐसा ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होता है। ऐसा नहीं है कि ऊपर के आदमी ने सोच लिया कि मुझे ये करना है, उसके सोचने से हो जाएगा। जब तक पूरी टीम साथ में नहीं लगती काम नहीं होता।
तो एमबीओ में 5 डिफरेंट स्टेप्स हैं जिसको बताया गया है कि उन 5 स्टेप्स को अगर फॉलो किया जाए सिस्टमेटिकली तो हम वो अचीव कर सकते हैं जो भी हम करना चाहते हैं। और देखा जाए प्राइमरली ये पीडीसीए प्लान डू चेक के बेसिस पे ही बना हुआ है, बट स्टेप्स कुछ अलग तरह के हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो स्टेप बात कर रहा है प्राइमरली इस बारे में कि हम किस तरीके से डिफाइन करें कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या हम आने वाले 5 साल में अचीव करना चाहते हैं, उसको हमें डिफाइन करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमें 5 साल के अंदर अपनी सेल को डबल करना है, ये एक ओवरऑल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। जो सेकंड स्टेप आता है वो बात करता है कि अब इसको एक मेजरेबल गोल्स में डिफाइन करते हैं, अलग अलग प्रोसेसेस के, फंक्शंस के और लोगों के। आइडिया क्या है? आइडिया सिंपल इतना है कि एक आदमी के चाहने से काम नहीं होगा जब तक सभी लोग ऑर्गेनाइजेशन में मिलके उस ओवरऑल टारगेट को अचीव करने की बात नहीं करेंगे, काम नहीं होगा। तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इसके लिए सेल का टारगेट डालना पड़ेगा, मे बी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने का कोई टारगेट देना पड़ेगा, क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करना उसका कोई टारगेट आएगा, कैसे एम्प्लॉय के मोराल को एनहांस करना उसका कोई टारगेट आएगा, और इस तरह के टारगेट्स आएंगे। और इस बात को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो उससे अलाइन है या नहीं है, उसको ध्यान देना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। फिर तीसरा स्टेप आता है, यहाँ हम बात करते हैं कि किस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक बार हमने ओवरऑल टॉप गोल को अचीव करने के लिए जो हमने टारगेट सेट किए हैं डाउन द लेवल, उसको रेगुलरली देखना बहुत ज़रूरी है कि उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। मे बी कोई कॉम्पिटेंसी का इशू हो सकता है, मे बी रिसोर्सेज नहीं है, मे बी वर्क एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम है, मे बी कोई ऐसी चीज़ सही है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कम्युनिकेशन का इशू है। तो उन सबको देखना बहुत ज़रूरी है। से फॉर एग्जांपल ऐसा अक्सर होता है कि कंपनी का टारगेट है कि उसको डिलीवरी टाइम पे देनी है, तो डिलीवरी तो टाइम पे देनी है तो ठीक है, लेकिन फिर भी डिलीवरी टाइम पे नहीं जा रही है। बट अगर आप प्रोडक्शन के बाद जाएंगे तो आप देखेंगे उसके तो सारे टारगेट अचीव हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि टारगेट भी अचीव हो रहे हैं फिर भी डिलीवरी अचीव नहीं हो रही? तो अगर आप उसके डीप में जाएंगे तो पता लगेगा कि उसको जो ऑर्डर मिला था बनाने का, अगर उसको उसका मटेरियल नहीं मिला तो उसने दूसरा मटेरियल बना दिया। ऐसा करके उसने अपनी मशीन का जो भी ओई थी या जो भी उसकी प्रोडक्टिविटी थी उसको पूरा कर दिया, लेकिन जो ओवरऑल कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, जो उसको डिलीवरी देनी थी, वो अचीव नहीं हुई। इन्वेंट्री भी बढ़ती गई, प्रोडक्टिविटी भी ठीक थी, लेकिन फिर भी डिलीवरी हमारा फेलियर हो गया। तो इसलिए मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। देन चौथा स्टेप आता है वो है इवेल्युएशन, कि हमें इवेल्युएट करना है प्रोग्रेस में। ये हर महीने भी हो सकता है, 3 महीने में हो सकता है, 6 महीने में हो सकता है, जहाँ पे हम देखेंगे कि जो ओवरऑल अचीवमेंट करने के लिए जो इंडिविजुअल गोल्स हैं उनके क्या टारगेट चल रहे हैं और उसको अचीव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं जिससे कि उसको हम अचीव कर सकें। और इन केस अगर उसके अंदर कोई गैप है तो क्या किया जाए, किस तरीके से किया जाए जिससे कि वो रिजल्ट हमें मिल सके। और जो पांचवा और आखिरी स्टेप है वहाँ हम बात करते हैं फीडबैक की, और किस तरह से हम लोगों को रिवॉर्ड दें कि अगर उन्हें अच्छा काम किया है तो वो देखा जाए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला स्टेप तो यही है कि इसको देखना है कि जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको पता चलता रहे कि वो सही ट्रैक पे थे या नहीं थे। अगर थे तो उसको कैसे सस्टेन कर सकते हैं, अगर नहीं थे तो क्या इंप्रूवमेंट करनी है। एंड देन सेकेंडली, अगर हम अपना टारगेट को अचीव कर रहे हैं, अपने सही दिशा में हैं, तो हम क्या कोई इंसेंटिव दे सकते हैं। अब ये इंसेंटिव दोनों तरह के हो सकते हैं। ऐसे भी हो सकते हैं जो कि सिर्फ मोटिवेशन के लिए हों, जैसे कि हम बात करते हैं कि लोगों को एक फील दे कि आप एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करते हैं और आपकी कॉम्पिटेंसी इंप्रूव हो रही है और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आ रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप उनको भी बोनस दे सकते हैं, सैलरी इंक्रीज दे सकते हैं, प्रमोशन दे सकते हैं, जिससे कि ओवरऑल उनको लगे कि किस तरह से करना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि जब भी हम मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, इन 5 स्टेप की बात करते हैं, तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि किन बातों का ध्यान रखा जाए जब इसको हम अफेक्टिवली, जिससे कि वो अफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो सके। तो अगेन इसके लिए 5 की बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर इनका ध्यान रखेंगे तो सर्टेनली जो भी मैनेजमेंट सोचती है वो टारगेट जरूर अचीव होगा। तो उसमें जो सबसे पहली बात है वो बात होती है कि टॉप मैनेजमेंट की कन्विक्शन की, कि मैनेजमेंट को कितना भरोसा है अपने ऊपर और अपनी टीम के ऊपर कि ये जो हमने टारगेट सेट किया है, से फॉर एग्जांपल कि हमें अपनी सेल को डबल करना है, ये हम कर लेंगे। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो है कि सारी की सारी कंपनी की जो कमिटमेंट है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी वो हो पाएगा। अगर कुछ लोगों को लगता हो पाएगा, कुछ लोगों को लगता नहीं हो पाएगा, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि नहीं हो पाएगा। देन उसको अचीव करने के लिए जो तीसरी बात है वो है कि हमें
टारगेट सेट करने हैं जो कि रियलिस्टिक होने चाहिए और वो अचीवेबल भी होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने कुछ ऐसी बात कह दी कि हमें पहले कभी अचीव हुई नहीं थी और आज भी लोगों को कन्विक्शन नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि फेल हो जाएगी। देन हमें ट्रांसपेरेंसी ये देखना है कि पारदर्शिता रहे, लोगों को ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। और जो पांचवा इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है कि फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलती हैं, कुछ ना कुछ बदलाव इंडस्ट्री में हमेशा होता है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि बदलाव के साथ अपने आप को अडेप्ट करना है। कभी पेंडेमिक आ जाता है, कहीं कहीं लड़ाई हो रही है दो देशों के बीच में, कहीं कोई साइबर सिक्योरिटी का इशू है, कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो उसी हिसाब से हमें अपने आप को रेगुलरली अडेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं अगले स्टेप की। यहाँ बात हो रही है कि अगर हम मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करते हैं तो क्या फ़ायदा हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन को। तो जो सबसे पहला फ़ायदा हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन को, वो तो इसी बात में है कि ये टीम वर्क की भावना को बहुत इंप्रूव करता है, लोगों को मिल के जुल के काम करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। देन ये ना एक लोगों को क्लैरिटी भी देता है कि हाँ भाई, हमें क्या अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, क्या पाथ होना चाहिए, उसकी हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है ऑर्गेनाइजेशन में सभी को। देन एम्पावरमेंट, लोगों को लगता है कि यस, इस कंपनी का जो टारगेट अचीव हो रहा है उसमें मेरा भी एक योगदान है। उसको ऐसा नहीं लगता है कि कंपनी में क्या अच्छा और क्या बुरा हो रहा है, उसको अपनी उससे फीलिंग आने लग जाती है। जो चौथा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एफिशिएंसी, कि हम जो भी काम करना चाहते हैं हम हमेशा देखते हैं कि वो जितनी इनपुट दे रहे हैं उसके कंपैरिजन में आउटपुट कितना आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा तो क्या कर रहा है ना, उस तरह का थॉट प्रोसेस शुरू होता है। एंड देन हमें समझ में आता है कि किस तरीके से हम अपने आप को कस्टमाइज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू न्यू स्किल्स, क्वालिफिकेशंस, करियर गोल्स। वो भी एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अक्सर देखा गया है कि मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव के जहाँ बहुत तारीफ भी की जाती है, वहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, कुछ ऐसी दिक्कतें भी हैं जिसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको ध्यान नहीं रखा जाएगा तो और दिक्कत हो सकती है कंपनी के अंदर। जो सबसे पहला डिसएडवांटेज अक्सर जो बोला जाता है वो ये रहता है कि बहुत ही हाई प्रेशर क्रिएट करता है। हर आदमी को ये लगता है कि उसको अपना टारगेट अचीव करना है और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार होता है। जो दूसरा एक चैलेंज रहता है या डिसएडवांटेज रहता है वो इम्पर्सनल होना है। किसी को किसी से मतलब नहीं है कि आपके यहाँ क्या हो रहा है, वो बस ये सोच रहा है कि मुझे अपना काम ठीक करना है, और उसको इससे मतलब नहीं है कि उसके काम अच्छा करने से किसी और का रिजल्ट ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। और जो तीसरा है कि हमारा बहुत ज़्यादा फोकस सिर्फ रिजल्ट को अचीव करने में रहता है रादर देन ओवरऑल बिगर पिक्चर देखने के लिए। ये एक चैलेंज अक्सर देखा जाता है। अगर बात करें कुछ इंडस्ट्री के चैलेंजेस के बारे में कि जिन जिन कंपनीज में मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव को इम्प्लीमेंट किया गया वहाँ किस तरह के चैलेंज आए, तो जो सबसे पहला चैलेंज आया वो तो इस बारे में आया है कि ऐसा कहा तो जरूर गया कि हम ओवर एक टारगेट सेट करेंगे, उसके बाद उसी को अलाइन करेंगे डिफरेंट लेवल्स पे, जिससे कि जब लोग सब काम करेंगे तो ओवरऑल वो टारगेट अचीव होगा। लेकिन ऐसा बहुत बार देखा गया है कि ऐसा कहा गया, इस प्रोसेस को इनिशिएट भी किया गया, कि रियलिटी में इसको कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। जो दूसरा बड़ा चैलेंज है वो है कि अगर हमने वो स्ट्रक्चर बना भी लिया था, जो गोल्स थे वो हमने सेट भी किए थे एट डिफरेंट लेवल्स विद रिस्पेक्ट टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, लेकिन उसके बाद कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, कोई इवेल्युएशन मैकेनिज्म, कोई फीडबैक, कोई रिवॉर्ड मैकेनिज्म, इसको देखने के लिए कि जो भी हमने सिस्टम या स्ट्रक्चर बनाया था उससे कुछ फ़ायदा हुआ या वो काम कर रहा है नहीं हो रहा, ऐसा कुछ होता दिखा नहीं। तो अगर मैं समरी करूं, प्रिमरली मैंने बात की क्या होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, क्यों इंपॉर्टेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्या 5 स्टेप हैं जिससे हम इसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, किस तरह के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो इसी सीरीज में रहेगा जहां मैं बात करने वाला हूँ OKR, ऑब्जेक्टिव्स एंड की रिजल्ट्स। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं आपके, तो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि वो मुझे हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए कि आप क्या चाहते हैं। और अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो आपको नीचे एक लिंक मिलेगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग आपको दिखेगा, वहाँ और डिटेल में जानकारी मिलेगी आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में। तो अगर आपको लगता है कि इस तरह के ब्लॉग्स और वीडियोस यूज़फुल हैं तो आप हमेशा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangla.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।